आहम ग्रुप द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य समारोह की आज दूसरी संध्या में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत स्वागत है। इतना स्वागत इसीलिए कि एक वर्ष बाद हम इस तरह की शामें देख पा रहे हैं जब नाटक खेला जा रहा है और नाटक देखा जा रहा है। आप सबसे अनुरोध कृपया थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लें। बहुत लंबा चौड़ा ऑडिटोरियम है, शासन के निर्देशों का पालन होता रहे, हम भी सुरक्षित रहेंगे और काम भी अच्छा होता रहे। देवी सज्जनों, आज जो नाटक आप देखेंगे वो है शोभा चटर्जी द्वारा निर्देशित द बेयर एंड मैसेज। वस्तुतः ये 2 कहानियों का मंचन है जो चेखोव की कहानियों पर आधारित है। हम सब जानते हैं एंटोन चेखोव दुनिया के मशहूर लेखक जिन्होंने जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं को अपनी कहानियों के माध्यम से बुना है। आज ये जो 2 नाटक हैं ये वस्तुतः लगातार खेले जाएंगे। एक छोटा सा म्यूजिक अंतराल होगा, आपसे अनुरोध की प्राप्त होना चाहिए। इस बीच आइए इस नाटक के कलाकारों से परिचय कर लेते हैं। मंच पर जो लोग दिखाई देंगे, ग्रिगोरी स्टीपान स्पेंडाल अखंड शर्मा, लूका सतीश मलासिया, येलेना इवानोवा पपोवा आस्था जोशी और दूसरा नाटक मैसेज उसके कलाकार स्टीपानविच चुबको अखंड शर्मा, नताल्या स्टीपानवना आस्था जोशी, इवान वसिलीविच लोमव शुभम नाम थे। आज के इस नाटक की प्रकाश व्यवस्था देख रहे हैं श्री दिनेश नायर और निर्देशन है शोभा चटर्जी साहिबा का। इस नाटक के बारे में बता दूं, ये नाटक जो पहली कहानी है हमारी आज की, ये कहानी है 2 जमींदारों के बारे में, जिनमें से एक जमींदार का बेटा दूसरी बेटी के घर अपनी बेटी का हाथ मांगने आता है, मगर संकोच और घबराहट के कारण वो असल बात नहीं कह पाता है और बात लड़ाई झगड़े पर आ जाती है, धीरे धीरे मुकदमेबाजी तक। और आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है और लड़के से शादी के लिए वो लड़की राजी हो जाती है। वही दूसरी कहानी द बेयर, एक जवान विधवा जमींदारन है जिसके पति ने अपनी मौत से कुछ पहले रकम उधार ली थी। वही रकम लेने के लिए एक राजपति आता है जो खुद भी एक जमींदार है, मगर वो विधवा उसी वक्त रकम लेने से मना कर देती है, जिस बात से हल्की झड़प तब्दील में हल्की सी झड़प हो जाती है। इस बीच दोनों में प्यार पनपने लगता है और बात दुएट तक पहुंच जाती है, लेकिन आखिरी में आते आते दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं शोभा चटर्जी द्वारा निर्देशित नाटक द बेयर एंड मैसेज। ये कौन आया है? आप इवान वसीलविच? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये कहलाती है अचानक मिली खुशी। वाह 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 वाह, कैसे हैं आप? शुक्रिया। और आप कैसे हैं जनाब? मेरे मेहरबान, जिंदा हूं आपकी दुआओं से वगैरह वगैरह। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। देखिए, अपने पड़ोसियों को भुला देना बहुत गलत बात है। बेटे, आज इतने सजे धजे किए, ये सूट बूट वगैरह वगैरह, कहाँ के इरादे हैं मेरे अनमोल? कहीं के नहीं, मैं तो सिर्फ आपके पास आया हूं जनाब स्टीपानविच। लेकिन ये सूट बूट में क्यों? वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, मानो कि नए साल की बधाई देने आए हो। बात दरअसल ये है जनाब कि मैं आपके पास आया हूं एक गुजारिश लेकर। हाँ हाँ हाँ। पहले भी आपसे बराबर मदद मांगता रहा हूं और आपने हमेशा ही वो पानी पी लूं जनाब। हाँ हाँ, मदद मांगने लगता उधार मांगने आया है। अरे नहीं दूंगा। बात क्या है मेरे लाडले? बात यह है श्रीमान विच, मेरा मतलब है श्रीमान स्टीपानविच,
सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं और मेरा कोई हक नहीं पहुंचता आपसे मदद मांगने का। अरे अब इतना भी मत लपेटो, कह भी दो, कहो। अभी कहता हूँ, हाँ। इसी मिनट, हाँ। कि मैं आपकी बेटी नतालिया स्टीफानोवा का, हाँ, स्टीफानोवा का, हाँ, हाथ मांगने आऊं जनाब। क्या कहा? इवान वसीलविच, एक बार फिर से कहो, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना है? जनाब मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तेरे चांद, मैं आज इतना खुश हूं वगैरह वगैरह, तो मैंने ठीक सुना है। हमेशा से मेरी यही तमन्ना रही है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह चाहा है। मेरे फरिश्ते, खुदा करे तुम दोनों खूब फूलो फलो वगैरह वगैरह। अरे क्या बेवकूफों की तरह यहाँ खड़ा पक किए जा रहा हूं। लगता है मैं खुशी से पागल हो गया हूं, बिल्कुल पागल। अरे मेरे लाल, अरे जाऊं जाकर नतालिया को तो बुलाऊं वगैरह वगैरह। जनाब, हाँ? आपको क्या लगता है, क्या वो मान जाएगी? क्या मतलब? ऐसा खूबसूरत जवान क्यों नहीं मानेगी? अरे वो तो खुद तुम पर मरती होगी, एक बिल्ली की तरह वगैरह वगैरह। मैं अभी आया। बैठो तुम, बैठो। बहुत ठंड है, मैं पूरा कांप रहा हूं जैसे किसी इम्तिहान से पहले। लेकिन जरूरी बात यह है कि इरादा पक्का हो। अगर सोचोगे, डगमगाओगे, सच्चे प्यार का इंतजार करोगे तो शायद जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाओगे। ब्रावो, बहुत ठंड है। नतालिया इवानोवा घरदारी में बहुत अच्छी, शक्ल की भी बुरी नहीं और पढ़ी लिखी भी है। और क्या चाहिए मुझे? शादी ना करूं ये भी तो मुमकिन नहीं। नंबर 1, मैं 35 साल का हो चुका हूं और कहना चाहिए बड़ी ही खतरनाक उम्र है। नंबर 2, मुझे एक नॉर्मल और सही जिंदगी की जरूरत है। मैं दिल का मरीज हूं, दिल बराबर धड़कता रहता है, गुस्से भर भी हूं और नर्वस भी होता रहता हूं। इस वक्त भी मेरे कानों में सीटियां बज रही हैं और दाई कनपट्टी की रग फड़क रही है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बीमारी नींद है। नींद जैसे ही बिस्तर पर लेटा हुआ नींद नहीं वाली होती, अचानक बाईं पसली में पता नहीं क्या होने लगता है। एक अजीब सी चिलक उठती है जो सिर से लेकर कंधे तक आती है। फिर थोड़ा लेटता हूँ, थोड़ा टहलता हूँ, थोड़ा बैठता हूँ, फिर वही चिलक और ऐसा 20 बार होता है, 20 बार। फिर वही चिलक। अरे वाह, ये आप है? पापा तो कह रहे थे जाओ कोई व्यापारी सामान लेने आया है। हेलो इवान वसीलेविच। हेलो नतालिया स्टीफानोवा। माफ कीजिएगा, मैं गाउन में हूँ और इस हालत में वो सुखाने के लिए मटर छिलवा रही थी। आप इतने दिन से हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? बैठिए, नाश्ता करेंगे? नहीं शुक्रिया, मैंने कहा। सिगरेट पीजिए। नहीं। आज मौसम बहुत ही प्यारा है। कल तो ऐसी जोरदार बारिश हुई कि सारा दिन मजदूरों ने कोई काम ही नहीं किया। आपने कितनी घास कटवा ली? मैंने तो लालच में पड़कर सारी हरी भरी चारागाह कटवा डाली, पर अब खुद ही अफसोस होता है। डरती हूँ कि मेरी सूखी घास सड़ ना जाए। अच्छा होता थोड़ा और इंतजार कर लेती। अरे ये क्या, ये हुई ना बात। आप तो सूट बूट में है, क्या कहीं डांस पर जा रहे हैं? वैसे एक बात कहूँ, अब आप अच्छे लगने लगे हैं, पर सच बताइए आज आप इतने सजे बने क्यों हैं? बात दरअसल ये है जनाबा, आज मैं हिम्मत करके आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपको ताज्जुब तो जरूर होगा और हो सकता है गुस्सा भी आए, मगर मैं वो बड़ी ठंड है ना आज। बात क्या है आखिर, कहिए। जनाबा कोशिश करूंगा कि अपना मतलब आपको समझा पाऊं। आप तो जानती हैं कि बहुत दिनों से, मेरा मतलब है कि अपने बचपन से मैं आपके पूरे खानदान को जानता आया हूं। मेरी मरहुमा चाची, जिनकी जमीन मुझे विरासत में मिली,
आपके अब्बा मरुमा माँ की बहुत इज्जत किया करते थे और आपके और हमारे तो रिश्तेदारों जैसे संबंध है। लोमफ और चुबू को खानदानों में दोस्ताना, बल्कि मैं तो कहूंगा रिश्तेदारों जैसे संबंध रहे हैं। और आपकी और हमारी तो जमीनें भी कितनी मिली हुई हैं। मेरे बलोबी वाले खेत आपके बर्च वाले जंगल से भी मिले हुए हैं। माफ कीजिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा मेरे बलोवी वाले खेत, क्या वे आपके हैं? हाँ जनाबा, मेरे हैं। लो और सुनो, अरे वो खेत हमारे हैं, आपके नहीं। नहीं नहीं जनाबा, वो खेत मेरे हैं। ये तो नई बात सुन रही हूँ, वे आपके कहाँ से हो गए? कहाँ से क्या, मैं उन खेतों की बात कर रहा हूँ जो बर्च जंगल और जली दलदली के बीच में है। हाँ हाँ, वे हमारे हैं। नहीं जनाबा, आप गलती पर हैं, वो मेरे हैं। होश में ये वॉन, वे आपके कब से हो गए? कब से क्या, मुझे तो जब से याद पड़ता है वे हमेशा से हमारे हैं। माफ कीजिए, पर मैं आपसे सहमत नहीं। जनाबा जनाबा, आप कागजात देख सकती हैं। हाँ, कभी तो बलोबी वाले खेतों पर झगड़ा हुआ था, ये सच है। मगर अब तो सब जानते हैं कि बलोबी वाले खेत मेरे हैं और इस पर तो बहस का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, वो खेत मेरी चाची की नानी ने आपके अब्बा के दादा के किसानों को वक्ती और मुफ्त इस्तेमाल के लिए देते, वो भी इस शर्त पर कि वो उनके लिए ईंटों का भट्टा जलाए। और आपके अब्बा के दादा के किसान उन खेतों को तकरीबन 40 साल तक मुफ्त इस्तेमाल करते रहे और उसको अपना समझने लगे। लेकिन उसके बाद कानून निकला। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरे दादा और परदादा कहा करते थे कि उनकी जमीनें जली हुई दलदल तक है। इसका मतलब है कि बलोवी वाले खेत हमारे हैं। इसमें बहस का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये अजीब बात है। नहीं जनाबा, मैं आपको कागजात दिखा सकता हूँ। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं या फिर मुझे चिढ़ा रहे हैं। तकरीबन 300 साल से हम इन जमीनों के मालिक चले आ रहे हैं और आज अचानक हमें ये बताया जा रहा है कि ये जमीनें हमारी नहीं। मेरे लिए इन खेतों की कोई कीमत नहीं। कुल मिलाकर 5 बीघा होगी, जिसकी कीमत 300 रूबल से ज्यादा नहीं। मगर मुझे झूठ पर गुस्सा आ रहा है। जो चाहे कहिए, मगर झूठ से मुझे सख्त नफरत है। मोहतरमा, हाथ जोड़ता हूँ, पूरी बात तो सुनिए। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी चाची की नानी ने आपके अब्बा के दादा के किसानों को मेहरबान होकर दिए थे। दादी, नानी, चाची, उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बलोवी वाले खेत हमारे हैं और बस। मेरे हैं। हमारे हैं। आप चाहे 2 दिन तक साबित करते रहिए, चाहे 10 सूट बूट पहन लीजिए, फिर भी ये खेत हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। ना तो मैं आपका कुछ लेना चाहती हूँ, ना अपना कुछ छोड़ना। आप जो चाहें करें। जनाबा, मुझे भी वो जमीन नहीं चाहिए, लेकिन बात है उसूल की। अगर आप कहेंगी तो वो खेत मैं आपको तोहफे में दे दूंगा, तोहफे में। अरे मैं खुद उन्हें आपको तोहफे में दे सकती हूँ। बड़ी अजीब बात है वॉन वसीलेविच। आज तक हम आपको एक अच्छा पड़ोसी समझते आ रहे हैं। पिछली बार हमने अपनी गेहूं की मशीन आपको दी थी, जिसकी वजह से हमने अपने गेहूं नवंबर में देरी से काटे, और आप हमारे साथ बंजारों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। मेरी जमीन मुझे ही तोहफे में दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, मगर अच्छे पड़ोसी ऐसा नहीं करते। मेरे ख्याल में तो एक तरह की ढिठाई है। नतालिया, आपका कहने का मतलब है कि मैं आपके खेत हड़प रहा हूँ? माफ कीजिएगा, मैंने कभी भी पराई जमीन नहीं हड़पी और किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मुझ पर इल्जाम लगाए। बलोवी वाले खेत मेरे हैं। हमारे हैं। मेरे हैं। हमारे हैं। मैं साबित कर सकती हूँ। आज ही घसियारों को खेतों पर भेजूंगी। क्या फरमाया आपने? आज ही घसियारे वहाँ मौजूद होंगे और मैं उनकी गर्दन मरोड़ दूंगा। हिम्मत है आप में? बलोवी वाले खेत मेरे हैं। हमारे हैं। मेरे हैं। हमारे हैं। मेरे हैं। हमारे हैं। मेरे हैं। क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? पापा, मेहरबानी करके इन साहब को बता दो कि बलोवी वाले खेत किसके हैं, हमारे हैं या इनके हैं। मेरे प्यारे, वे खेत हमारे हैं। स्टीफानोविच, कम से कम आप तो इंसाफ की बात कीजिए। वो खेत आपके कहां से हो गए? वो खेत मेरी चाची की नानी ने आपके अब्बा के दादा के किसानों को मुफ्त और वक्ती इस्तेमाल के लिए देते। उसके बाद फरमान। मेरे अजीज, सुनो तो। किसान आपकी परनानी को लगान वगैरह इसलिए नहीं देते थे क्योंकि तब उन खेतों पर झगड़ा चल रहा था, वगैरह वगैरह। मगर अब इस सड़क का कुत्ता भी जानता है, जी हाँ जनाब, कुत्ता, कि वे खेत हमारे हैं। लगता है आपने नक्शा नहीं देखा। मैं साबित कर सकता हूँ। मेरे प्यारे, साबित नहीं कर सकोगे। नहीं, मैं साबित कर दूंगा। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चीखने से तो और भी कुछ साबित नहीं कर सकोगे। देखो, ना तो मैं तुम्हारा कुछ चाहता हूं और ना ही अपना छोड़ने का कुछ भी इरादा है। क्यों छोड़ू? अरे जब बात चल ही निकली है तो सुनो। मेरे अजीज, अगर इन खेतों को लेकर झगड़ा करने का इरादा है तो ये खेत मैं किसानों को दे डालूंगा, मगर आपको नहीं। कुछ समझ में नहीं आता। दूसरों की चीजें डालने का हक आपको कहां से पहुंचा है जनाब? सुनिए जनाब, मैं बिल्कुल भी आदी नहीं कि मुझसे इस लहजे में बात की जाए। मैं आपसे उम्र में दुगना हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझसे ठंडे तरीके से बात कीजिए, ठंडे वगैरह वगैरह।
आप शायद मुझे निरा मूर्ख समझते हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी ही जमीन को अपना कहते हैं, उस पर चाहते हैं मैं खामोश रहूं, आपसे शरीफाना बर्ताव करूं। अच्छे पड़ोसी ऐसा नहीं करते स्टेपानोविच। आप पड़ोसी नहीं, हड़पिए हैं, हड़पिए। क्या कहा आपने? हड़पिए। पापा, आज ही खेतों पर घसियारों को भेजो। हाँ, मगर जनाब अभी आपने क्या फरमाया? पलोवी वाले खेत हमारे हैं और मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। देखते हैं, मैं अदालत से साबित करूंगा कि खेत मेरे हैं, मेरे। अदालत से? जाइए जनाब, जाइए, शौक से दायर कीजिए मुकदमा। अरे मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आप बहुत दिनों से ऐसे मौके की तलाश में थे कि हम पर मुकदमा दायर कर सके। आप तो हो ही एक झगड़ालू आदमी, आपका पूरा खानदान मुकदमेबाजी में तेज रहा है, पूरा खानदान। स्टेपानोविच, मेहरबानी करके मेरे खानदान की बेइज्जती ना कीजिए। लोमफ खानदान का हर आदमी ईमानदार रहा है और किसी पर भी गबन का मुकदमा नहीं चला, गबन का, जैसे कि आपके चाचा पे। अरे तुम्हारा तो पूरा खानदान पागल था। हर आदमी, सबके सब। और तुम्हारे अब्बा वो एक पियक्कर थे और छोटी चाची, वो क्या नाम है उनका, जो भी नाम हो, वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। और आपकी माँ कुबड़ी थी, कुबड़ी। तुम्हारे बाप खबोड़े थे, खूसट थे। आपकी छोटी चाची पीठ पीछे बुराई करने में इतनी तेज थी कि उनके जैसी दूसरी मिलना तो मुश्किल ही है। आप दोनों चालबाज हैं, चालबाज। और किसी से भी नहीं छुपा कि इलेक्शन से पहले आप लोग। मेरा हेड कहाँ है? अरे मुझे क्या पता है, भुलक्कड़ कहीं का। मेरा हेड कहाँ है? ये नीचता है, बेईमानी है, दुष्टता है। अरे आप एक बहरूपिये, जालसाज और धोखेबाज इंसान है। मैं नहीं छोड़ूंगा दोनों को, मुकदमा दायर करूंगा दोनों पे, अदालत से साबित करूंगा। नहीं छोड़ूंगा, अदालत तक ले जाऊंगा। निकलिए यहाँ से। मुकदमा दायर कीजिए, देख लेंगे। बड़ा आया मुकदमा दायर करने। खुदा गारत करे, कितना कमीना है। इसके बाद कौन किसी पड़ोसी को अच्छा समझेगा? बदमाश कहीं का, आटे का पुतला, कौड़ी कहीं का, दूसरे की जमीन को अपना समझता है और उस पर धमकियां भी देता है। और इसी आंख के अंधे की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पास पैगाम लेकर चला आया, पैगाम वगैरह। कैसा पैगाम? अरे वो इसीलिए आया था कि तुम्हारा हाथ मांग सके। क्या? मेरा हाथ मांगने? सूट बूट में इसीलिए आया था, सॉसेज कहीं का, काट का उल्लू। मेरा हाथ मांगने? वापस बुलाओ उसे। कहाँ गया? वापस बुलाओ। किसे वापस बुलाऊं? उसे वापस बुलाओ। आपने क्या कर डाला? भगवान, मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ, मैं आपको गोली मार लूंगा। वापस बुलाओ। कहाँ चला गया? हाथ मांगने। वापस बुलाओ। आ रहा है, वापस आ रहा है। वापस बुलाओ। देखो तुम खुद ही उससे बात करना, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा है। वापस बुलाओ। कह तो दिया वापस आ रहा है। एक जवान बेटी का बाप होना भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो फांसी लगा लूंगा मैं। पहले तो उसे जलील किया, गालियां दी, यहाँ से भगा दिया। ये सब तुम्हारा किया धरा है? नहीं, तुम्हारा। अच्छा, सारी गलती मेरी आ गई है। देखो वो आ रहा है, तुम खुद ही बात करो उससे, मेरा तो दिल नहीं करता। जानलेवा धड़कन, पसली मछली। इवान वसिलेविच, माफ कीजिए, हम गुस्से में न जाने क्या क्या बक गए। हाँ, अब मुझे कुछ याद आ रहा है। पलोवी वाले खेत आपके हैं। क्या कहा आपने? खेत मेरे? हाँ, वो खेत आपके हैं, वो खेत आप ही के हैं। वो खेत मेरे हैं? हाँ, बैठिए, हम गलती करते। मैं तो सिर्फ उसूल की खातिर, मुझे जमीन प्यारी नहीं मगर उसूल प्यारा है। उसूल ही तो छोड़िए, इस बात को छोड़िए ना। फिर मेरे पास तो सबूत भी है कि मेरी चाची की नानी ने आपके। छोड़िए भी, इस बात को छोड़िए। समझ नहीं आता कैसे शुरू करूं। हाँ, शिकार पर कब जा रहे हैं? नतालिया, सोचता हूँ कि फसल कट जाने के बाद तीतर के शिकार पर जाऊं। देखिए कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है मुझ पर। मेरा कुत्ता, मेरा फांसू, जिसे आप भी जानती हैं, बेचारा लंगड़ा हो गया। हाँ, बड़े अफसोस की बात है, मगर कैसे? यही तो मालूम नहीं। हो सकता है मोच आ गई हो, या फिर हो सकता है किसी गली के कुत्ते ने जख्मी कर दिया। सबसे शानदार कुत्ता,
और कीमत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उसके लिए मिरोनफ को मैंने 125 रूबल दिए थे, 125। बहुत ज्यादा दे दिए इवान वसीलेविच। मैं तो समझता हूँ कि सस्ता पड़ा। सबसे अच्छा कुत्ता। पापा ने अपने पकड़ू को 85 रूबल में खरीदा था। अब पकड़ू आपके फासू से कई बेहतर है, कई बेहतर। क्या कहा आपने? आपका पकड़ू मेरे फासू से बेहतर है। आपको पकड़ू मेरे फासू से बेहतर है? हाँ बिल्कुल बेहतर है। हाँ ये सच है कि पकड़ू अभी बच्चा है, पूरा सयाना नहीं हुआ, मगर बनावट और डील डाल में उससे अच्छा कुत्ता तो वल्चानिस्की के पास भी नहीं है। जनाबा, लेकिन एक बात आप भूल रही हैं कि पकड़ू पतले जबड़े वाला कुत्ता है और ऐसे कुत्ते की पकड़ हमेशा ढीली होती है, ढीली। पतले जबड़े वाला है? पहली बार सुन रही हूँ। यकीन कीजिए, उसका ऊपर का जबड़ा नीचे के जबड़े से छोटा है, छोटा। क्या आपने नापा है? हाँ नापा है। शिकार करने में तो वो काम आ सकता है, लेकिन पकड़ने में तो वो किसी काम का नहीं। पहली बात तो ये कि पकड़ू अच्छी नस्ल का घने बालों वाला कुत्ता है। वो राजकुमार और शहजादी कुत्तों का बेटा है। अगर आपके खिचड़ी रंग वाले कुत्ते की नस्ल का पता ही नहीं लगाया जा सकता, फिर वो कितना बूढ़ा और बदसूरत है, बिल्कुल मरियल घोड़े की तरह। नतालिया, बूढ़ा है? अरे चाहिए चाहिए, उसके बदले में तो आपके पकड़ू जैसे 5 कुत्ते ना लूं, 5। और क्यों ही लूं? मेरा फासू नस्ली कुत्ता है और आपका पकड़ू, नाम लेते ही शर्म आती। अरे भरमार है उनकी, भरमार। और आपके पकड़ू जैसे कुत्ते के लिए 25 रूबल भी ज्यादा होंगे, 25। इवान वसीलेविच, आज या तो आपके अंदर कोई शैतान घुस गया है, तो कहते हैं कि खेत हमारे हैं, तो कहते हैं कि फासू पकड़ू से बेहतर है। अरे आप अच्छी तरह जानते हैं कि पकड़ू किस कदर अच्छा है, फिर उल्टी बात क्यों करते हैं? नतालिया, नतालिया, आप शायद मुझे अंधा समझती हैं या फिर बिल्कुल बेवकूफ। जरा समझने की कोशिश कीजिए, पकड़ू पतले जबड़े वाला कुत्ता है। झूठ है पतले जबड़े वाला? झूठ। जनाब, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? आपके फासू को तब गोली मार देनी चाहिए और आप उसका मुकाबला पकड़ू से कर रहे हैं। मोहतरमा, मेरा दिल धड़क रहा है। हाँ मैंने देखा है, वही शिकारी सबसे ज्यादा बहस करते हैं जो सबसे कम जानते हैं। मोहतरमा चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए, मेरा दिल फटा जा रहा है। चुप हो जाइए। नहीं चुपूंगी। चुप हो जाइए। नहीं चुपूंगी, जब तक नहीं चुपूंगी जब तक आप ये नहीं मान लेते कि फासू पकड़ू से कहीं कम है। मर जाए आपका पकड़ू। कनपटिया, हाँ आपके गधे फासू को तो मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसके बगैर ही मरगिल्ला हो रहा है। मोहतरमा चुप हो जाइए, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। नहीं चुपूंगी। चुप हो जाइए। नहीं चुपूंगी। चुप हो जाइए। नहीं चुपूंगी। चुप हो जाइए। अब क्या हुआ? पापा सच सच बताओ, बगैर किसी तरफदारी के किसका कुत्ता बेहतर है, हमारा पकड़ू या इनका फासू? स्टीफानोविच, अब आप ही बताइए, आपका पकड़ू छोटे जबड़े का है कि नहीं? है या नहीं? अरे है भी तो, क्या ये बहुत जरूरी है? फिर भी पूरे जिले में उससे बेहतर कुत्ता नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। मगर मेरा फासू तो उससे बेहतर है। दिल पर हाथ रखकर कहिएगा। मेरी जान, परेशान क्यों होते हो? मैं मानता हूं कि तुम्हारे फासू में कई खूबियां हैं। उसके बाल नस्ली हैं, उसके पैर मजबूत हैं, चौड़ी छाती है, लेकिन तुम्हारे कुत्ते में बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, 2 बहुत बड़ी कमियां हैं। एक तो वो बूढ़ा है और छोटे मुंह वाला है। एक तो मेरा दिल धड़का जा रहा है। धड़का जा रहा है? चलिए साबित करते हैं। साबित करते हैं। जरा याद कीजिए, पिछले शिकार में मेरा फासू ग्राफ के चुलबुले के साथ पीठ से पीठ मिलाकर दौड़ रहा था और आपका पकड़ू उससे पूरे 1 मील पीछे था, पूरे 1 मील। वो पीछे इसलिए था क्योंकि ग्राफ के कोचवान ने उसे कोड़ा मार दिया। तो कोड़े मारने की वजह थी। सारे कुत्ते तो लोमड़ी का पीछा कर रहे थे, पर आपका पकड़ू भेड़ पर झपट पड़ा, भेड़ पर। झूठ है मेरे कबूतर, मैं बहुत जल्दी भड़क उठता हूं, इसलिए इस किस्से को यही खत्म कर दो। कोड़ा इसलिए मारा था क्योंकि सब जलते हैं मेरे कुत्ते से, जल कुकड़े हैं सब। और आप भी जनाब ऐसे ही है। आपको जरा भी शक होता है कोई अपना कुत्ता आपके फांसू से बेहतर बता रहा है तो तुरंत आप उससे झगड़ने लगते हैं, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। मैं तो सब जानता हूं। मैं भी सब जानता हूं। मैं भी सब जानता हूं। क्या जानते हैं आप? मेरा दिल धड़का जा रहा है, दिल धड़का जा रहा है। अब नहीं सहा जाता। मेरा दिल धड़का जा रहा है, अब नहीं सहा जाता। कहाँ के शिकारी हैं आप?
आपको तो रसोई घर में अंगीठी के पास सोना चाहिए और कॉकरोच मारना चाहिए। शिकार विकार आपके बस की बात नहीं। कहाँ की शिकारी है आप? आपको तो अपनी दिल की धड़कनों को लेकर बिस्तर पर बैठना चाहिए, ना कि घोड़े की पीठ पर। आप तो शिकार पर जाते ही इसलिए हैं कि दूसरों के कुत्तों की बुराई कर सके। अरे वो ऐसा है, वैसा है, झगड़ा कर सके। एक बात सच बताऊं आपको, आप कहीं से शिकारी नहीं लगते। जैसे कि आप शिकारी हैं? आप तो खुद शिकार पर इसलिए जाते हैं कि ग्राफ की चमचागिरी करें और साजिशें करें। अब आप साजिशी है, साजिशी। क्या कहा मैं साजिशी हूं? हाँ, साजिशी। तुम लौंडे हो, दूध पीते बच्चे हो, तुम बूढ़े चूहे हो, जाते जसूस हो। बकवास बंद करो, गोली से भून कर रख दूंगा तुम्हें, शेख चिल्ली कहीं का। शेख चिल्ली? सबको मालूम है, सबको पता है कि आपकी बीवी आपको मारा करती थी। और तुम अपनी नौकरानी के तलवे चाटते हो। हाय, मेरा दिल फटा जा रहा है। मेरा कंधा। डॉक्टर, पानी। डॉक्टर। ए दूध पीता बच्चा उससे जवान लड़ाता है, शेख चिल्ली का। मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कहाँ के आप शिकारी हैं? आपको तो घोड़े की पीठ पर बैठना तक नहीं आता। पापा, 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 ये तो मर गया। इवान वसिलेविच। अरे नौटंकी कर रहा है। मर गया। हे भगवान, ये हमने क्या कर डाला? इवान वसिलेविच सच में मर गया। इवान वसिलेविच। खुदा, पानी, पानी, पानी। इवान वसिलेविच। बेटे, इवान, पानी के। बेटे, नहीं बेटे, ऐसा नहीं कर। बेटे, पानी नहीं पी रहा है, इसका मतलब मर गया। हे भगवान, मैं कितना बदनसीब हूँ। यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? अरे कोई मुझे छुड़ा दो, पिस्तौल दो, मैं अपने। बेटे, उसका हाथ हिल रहा है। बेटे, इवान, पानी, पानी। बेटे, पानी। बेटे, शाबाश, शाबाश। चिंग, अंधेरा। मैं कहा हूँ? अरे शादी कर लो, वो राजी है। क्या कहा? मैं गधे कहीं के। बेटी इधर आओ। मैं कह रहा हूं कि शादी कर लो, वो राजी है। मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के ऊपर, बस मेरा पीछा छोड़ दो। हाँ हाँ, मैं राजी हूँ। प्यार करो एक दूसरे को और जन्म में जाओ। मगर जरा मत। अरे हाँ, याद आया। दिल, चिंगारियां। मैं बहुत खुश नसीब हूँ नतालिया। मैं भी खुश नसीब हूँ। लगता है पहाड़ जैसा बोझ कंधे से उतर गया। पर अब तो मान लीजिए कि फास्ट फूड पकड़ू से कई कम है। बेहतर है। कम है। बेहतर। लो, शुरू हो गई मियाँ बीबी में तू मैं। अरे कोई शैंपेन तो लाओ। सतीश, ये बहुत गलत है हुजूर, सिर्फ खुद को बर्बाद कर रही हैं आप। आया और नौकरानी सैर करने गई हुई, हर जानदार खुश है। यहाँ तक कि बिल्ली भी दिल बहलाना जानती है। आंगन में घूम रही है, चिड़ियों पर झपट रही है। और
आप सारा दिन कमरे में बंद पड़ी रहती, मानो किसी मठ में रह रही, दिल बहलाने की भी कोशिश नहीं करती। हद होती है हर बात। जरा सोचिए तो, पूरा 1 साल होने को आया जब से आप घर से बाहर नहीं निकली। और ना ही निकलूंगी, कभी नहीं। किस लिए निकलूं? मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है। वो वहां कब्र में लेटे हैं और मैंने इन 4 दीवारों में खुद को दफन कर लिया है। हम दोनों ही मर चुके हैं। लो और सुनो, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि बुनाई मिखाइलोविच इस दुनिया से चले गए। खुदा की यही मर्जी थी, इतनी ही थी उनकी जिंदगी। अब बस कीजिए, आपने बहुत गम मना लिया। कहां तक खुलाएंगी खुद को? सारी जिंदगी तो इस तरह रोते हुए और काले कपड़ों में नहीं गुजार सकती। अब मुझे ही देखिए, वक्त आया वो मेरी घरवाली मर गई, क्या कर सकता था? 1 महीने तक रोया धोया, फिर सब्र करके बैठ गया। अगर सारी जिंदगी उसके लिए रोता रहूं तो ये जरूरत से ज्यादा होगा। आपने पड़ोसियों तक को भुला रखा है, न खुद कहीं जाती हैं, न किसी को मिलने की इजाजत देती है। माफ कीजिएगा, हम मकड़ियों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं, दिन की रोशनी तक नहीं देख पाते। मेरी यूनिफॉर्म चूहों ने काट दी। और ऐसा भी नहीं कि अच्छे लोग ना हो, शहर भरा पड़ा है उन लोगों से। रिपलोक में फौजी अफसरों का पूरा दस्ता ठहरा हुआ है, एक से एक अच्छे अफसर, ऐसे खूबसूरत कि नजर उठाकर नहीं देखा जा सकता। मेरे हुजूर सरकार, अभी तो आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, तंदुरुस्त हैं, क्यों नहीं मजे से जिंदगी गुजार? अरे खूबसूरती तो हमेशा साथ देने से नहीं। अगर आज से 10 साल के बाद किसी फौजी अफसर को आप अपनी अदाओं से रिझाना चाहेंगे, उस वक्त कोई फायदा नहीं होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। हाथ जोड़ती हूँ, इस तरह की बातें मुझसे मत किया करो। तुम जानते हो कि जब से निकोलाई मिखाइलोविच मरे हैं, मेरे लिए जिंदगी की हर कशिश खत्म हो गई है। तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। मैंने कसम खाई है कि ये सोप के कपड़े तो कमर तक पहनी रहूंगी और ना बाहर की रोशनी देखूंगी। हाँ, ये सच है। अब तुमसे तो कुछ छिपा नहीं कि वो अक्सर मेरे साथ साझी करते थे, जुल्म करते थे और यहाँ तक कि बेवफाई तक थी। लेकिन मैं मरते दम तक उनकी वफादार रहूंगी और उन्हें दिखा दूंगी कि मैं उन्हें किस कदर चाहती हूँ। वहां उस दूसरी दुनिया में वो मुझे वैसा ही पाएंगे जैसा कि मैं उनके मरने से पहले थी। क्या फायदा इन बातों से? बेहतर होगा कि आप बाग में थोड़ा टहल आए, या फिर कहें तो मैं बिली कान और टोबी को तैयार कर दूं और आप पड़ोसियों से मिलना है। हुजूर, मेरे सरकार, क्या हुआ आपको? मेरे खुदा रहम कर। टोबी, तुम्हें याद है वो टोबी से कितना प्यार करते थे? हमेशा ही उस पर सवार होकर कर्चागिन और विलासित किया जाया करते थे। कितनी अच्छी तरह चलाते थे गाड़ी, कितने शानदार लगते थे जब पूरी ताकत से लगाम खींचा करते थे। टोबी, किसी से कह दो कि टोबी को आज रोज से ज्यादा चढ़ी दे दे। जी हुजूर। कौन है ये? कह दो कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। जी अच्छा। तुम देखो कि प्यारे निकोलाई, कि मैं प्यार भी करना चाहती हूँ और माफ भी करना चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत तो अब मेरे साथ ही खत्म होगी जब ये बेचारा दिल धड़कना बंद कर देगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी नेक वफादार बीवी खुद को इस कमरे में बंद किए पड़ी हूँ और मरते दम तक तुम्हारी वफादार रहूंगी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुमने मेरे साथ तमाशे किए, साख्ते की, अब तो मुझे अकेला छोड़कर कहीं गायब हो जाते थे। मालकिन, पता नहीं कौन आया है, आपका पूछ रहा है। तुमने बताया नहीं कि मालिक की
मौत के बाद मैंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। मैंने बताया मगर वो तो सुनना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं नहीं मिलूंगी। मैंने ऐसा ही कहा मगर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। जाने कौन बदतमीज है, गाली गलौज करने लगा, जबरदस्ती कमरे में घुसने लगा, डाइनिंग रूम तक तो आ ही गया है। ठीक है, भेज दो। जी। कितने बदतमीज होते हैं कुछ लोग, कितने कठोर होते हैं कुछ लोग। क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे अकेला क्यों नहीं रहने देते? लगता है अब सचमुच जोगा नहीं बनना पड़ेगा। हाँ, किसी मठ में चली जाऊं तो ठीक रहेगा। जमींदारिन साहिबा सलाम, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे ग्रिगोरी स्टीपानोविच स्मिर्नोव कहते हैं। मैं एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हूँ। अब जमींदारी देखता हूँ। एक बहुत खास वजह से आपको तकलीफ दी है। कहिए, क्या चाहते हैं? आपके मरहूम शौहर ने, जिनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी, मुझसे 1200 रूबल की 2 हुंडियां ली, जिनका भुगतान नहीं किया। बात यह है कि कल मुझे सहकारी बैंक को सूद की रकम अदा करनी है, इसलिए मोहतरमा आपसे गुजारिश है कि मुझे 1200 रूबल आज ही दे दें। 1200 रूबल? उन्होंने किसने आपसे रकम उधार ली थी? उन्होंने मुझसे घोड़ों का चारा खरीदा। अरे हाँ, देखो लूका, भूलना नहीं। किसी से कह दो कि तौबी को आज रोज से ज्यादा चाहिए दे। जी हुजूर। अगर मेरे शौहर आपके कर्जदार थे तो कुदरती बात है, ये कर्जा जरूर चुकाऊंगी। मगर मुझे अफसोस है कि आज मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं। परसों मेरा मैनेजर शहर से वापस आ जाए, आपको आपकी रकम मिल जाएगी। इसके अलावा आज ही मेरे शौहर को पिछले पूरे 7 महीने हुए हैं, इसलिए आज मन बहुत उदास है। किसी भी हिसाब किताब में पढ़ने का जी नहीं चाहता। और मेरा मूड ऐसा हो रहा है कि अगर मैंने कल बैंक को सूद अदा नहीं किया तो मुझे खुद को उल्टा लटकाना पड़ेगा। मेरी जमीनें नीलाम कर दी जाएंगी। परसों आपको आपकी रकम मिल जाएगी। मुझे ये रकम आज चाहिए, परसों नहीं। माफ कीजिएगा, पर आज तो मैं भुगतान नहीं कर सकती। और मैं परसों तक इंतजार नहीं कर सकता। मगर क्या किया जा सकता है, आज मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि आज आप कर्ज नहीं चुकाएंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये आपका आखिरी फैसला है? जी हाँ, आखिरी। आखिरी और कतई? हाँ, कतई। बड़ा एहसान है आपका, यही नोट किए लेता हूँ। इस पर लोग चाहते हैं कि मैं अपना दिमाग ठंडा रखूं। आज आते वक्त सड़क पर आबकारी विभाग का एक कर्मचारी पूछने लगा, आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हैं ग्रिगोरी स्टीपानोविच? जरा खुद ही इंसाफ कीजिए, क्यों ना है मुझे गुस्सा? मुझे रूबलों की सख्त जरूरत है। यहाँ तक कल सुबह तड़के का घर से निकला हुआ हूँ, सब कर्जदारों के पास गया, मगर एक शरीफ आदमी ने भी कर्जा नहीं चुकाया। कुत्तों की तरह मारा मारा फिर रहा हूँ, कुत्तों की तरह मारा मारा फिर रहा हूँ। जैसे तैसे करके रात गुजारी है, वो भी एक यहूदी के सस्ते होटल में, शराब के पीपे के पास। किसी न किसी तरह यहाँ पहुंचा हूँ, घर से 700 कोस दूर। उम्मीद थी कि यहाँ तो कर्ज जरूर वापस मिलेगा, लेकिन मेरी खातिर की गई है इन शब्दों से कि मूड खराब है ना गुस्सा आने वाली बात? मेरे ख्याल में तो मैंने बात साफ कर दी है। परसों मैनेजर शहर से वापस आ जाए, आपको आपकी रकम मिल जाएगी। मैं आपके पास आया हूँ, मैनेजर के पास नहीं। अरे जहन्नुम में जाए। माफ कीजिएगा आपका ये मैनेजर। माफ कीजिएगा जनाब, इस तरह की बातें सुनने की ना तो मेरी आदत है और ना ही आपका लहजा मुझे पसंद आया है। बस अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये खूब रहा, मूड नहीं है। शौहर को मरे पूरे 7 महीने हो गए हैं। अरे बिल्कुल नहीं समझती कि मुझे सूद अदा करना कितना जरूरी है। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, जरूरी है कि नहीं? शौहर मर गया, मूड नहीं है, हजारों नखरे, मैनेजर कहीं चला गया। अरे जहन्नुम में जाए। मगर मुझे भी तो बताओ, मैं क्या करूं? अपने कर्जदारों से कहां छिपूं? गुब्बारे में बैठकर कहीं उड़ जाऊं क्या, या फिर दौड़ूं और दीवार से टकरा दूं अपनी खोपड़ी? रुचदेव के यहाँ गया तो जनाब घर पर नहीं थे। याराशेविच मुझे आता देखकर छुप गए। गुरुजीन से तो मरने मारने तक की नौबत आ गई। दिल तो यही चाहा कि उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूं। मालिक अब को पेचिश हो गई है, और ये साहिबा मिली तो मूड खराब है। एक भी उल्लू का पट्टा पैसे देने को तैयार नहीं हुआ है।
और ये सब इस वजह से कि मैंने ही इन सबको सर चढ़ा रखा है। मैं एक कमजोर दिल बेकार मर्द हूं। अरे मर्द नहीं, मैं औरत हूं। इनसे बहुत नरमी का बर्ताव करता था, मगर आप मजा चखाऊंगा। आप पता चलेगा कि मैं क्या हूं और मुझसे मजाक कितना महंगा पड़ता है। अरे जहन्नुम में जाए, मैं तो यहीं बैठा हूं और तब तक बैठा रहूंगा जब तक वो कर्ज वापस नहीं कर लेगी। आज मैं बहुत गुस्से में हूं, बहुत ज्यादा। गुस्से से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। खुदा, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कोई है? क्या है? कुछ पीने को लाओ, शरबत या पानी। कोई दुख भी तो हो। मुझे रूबलों की सख्त जरूरत है। गले में फंदा पड़ रहा है, और वो है कि इसलिए कर्ज वापस नहीं कर रही कि इसको क्या कहते हैं कि इस बारे में बात करने को दिल नहीं चाह रहा है ना? बेअक्ली और बेवकूफ जैसी बात। ये औरतें भी इसीलिए तो मुझे औरतों से बात करना ना कभी पसंद था और ना है। मेरे लिए बारूद के डिब्बे में बैठना कहीं ज्यादा आसान है, पर औरतों से सर खपाना। मेरे खुदा, रोकते खड़े हो रहे हैं। अरे तभी तो, चाहे मैं दूर से ही जब कोई हसीन सूरत देखता हूँ तो मेरे पिंडलियों में ऐंठन होने लगती है। बचाओ बचाओ चिल्लाने को दिल चाहता है। अभी तक तो नहीं आया। जी जनाब, मालिक की तबीयत खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। दफा हो जाओ यहाँ से। मालकिन की तबीयत खराब है, वो मिल नहीं सकती। अरे कोई जरूरत नहीं है मिलने की, लेकिन मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक अपना कर्ज वापस नहीं ले लूंगा। 1 हफ्ते बीमार रहेंगी, 1 हफ्ते यूं ही बैठा रहूंगा। 1 साल बीमार रहेंगी, 1 साल यहीं बैठा रहूंगा, मगर जनाब अपना हक नहीं छोड़ने का। मेरे दिल पर आपके सोख के कपड़े और गालों के गड्ढे कोई असर नहीं करने वाले। खूब पहचानता हूं गालों के इन गड्ढों को। बोले खोल लो, अभी जाने की जल्दी नहीं है, मैं यहीं रुक रहा हूं। अबे ओ गधे, तूने फिर घोड़े की बाई लगाम छोड़ दी, वो उसके पैरों में उलझ रही है। कोई बात नहीं, अभी बताता हूं, कोई बात नहीं। मेरा सहन करनी, उस पर किसी ने कर्ज वापस नहीं किया। रात को सोया भी नहीं हूं, और यहाँ ये सोख का नाटक। मूड खराब है मेरा, सर फटा जा रहा है गुस्से से। मैं क्या करूं? दूध का ही पी डालूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। कोई है? जी फरमाइए। 1 गिलास वोदका लाओ जल्दी। वाह, क्या कह रहे हैं, क्या शक्ल हो रही है मेरी है। पूरा धूल में हटा हुआ हूं, ये गंदे जूते, गंदा मुंह, बिखरे बाल, कपड़ों में घास फूस। गलत नहीं होगा अगर जमींदारन मुझे एक डाकू समझ ले। कुछ बेवकूफी सी लगती है कि इस हाल में ड्राइंग रूम में आ गया। अरे होगा, मैं कोई उनका मेहमान बनकर थोड़ा ही आया हूं। मैं एक महाजन हूं, और महाजन कभी भी सूट बूट में नहीं आते। जनाब आप हद से बढ़ते जा रहे हैं। क्या? कुछ नहीं जनाब, मैं तो बस यूं ही। ओ, तुम मुझे जानते नहीं हो, चुप रहो। ये कहां से आफत हमारे सरा पड़ी, लगता है कोई भूत ही सही यहाँ लाया होगा। मैं कितने गुस्से में हूँ, गुस्सा आ रहा है कि पूरी दुनिया को खाक कर सकता हूँ। गुस्से से मेरी तबीयत तक बिगड़ने लगी है। कोई है? जनाब, बहुत दिनों से अकेले रहते रहते मैं खामोशी की आदी हो गई। शोरगुल तो जरा भी सहा नहीं जाता। अच्छा होगा अगर आप चिल्लाना पुकारना बंद कर देंगे। मेरा कर्ज वापस कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। मैं आपसे साफ अल्फाज में कह चुकी हूँ, परसों मैनेजर शहर से वापस आ जाए, आपको आपकी रकम मिल जाएगी। मैंने भी आपसे साफ अल्फाज में ही कहने की कोशिश की है कि मुझे परसों नहीं, आज ये रकम चाहिए। अगर आज आपने ये रकम नहीं दी तो कल मुझे फांसी लगानी पड़ेगी। माफ कीजिए, आज तो मैं भुगतान नहीं कर सकती। तो आपका कहने का मतलब है आज आप नहीं देंगे? नहीं,
इस हाल में मैं यही रुकता और ऐसे ही बैठा रहूंगा जब तक कर्ज वापस नहीं ले लूंगा। परसों दीजिएगा, मैं परसों तक ऐसा ही बैठा रहूंगा। ये देखिए, इस तरह जमकर देखिए। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, कल मुझे सूद चुकाना जरूरी है कि नहीं? कहीं आप इसे मजाक तो नहीं समझ रही? मैं आपसे फिर से गुजारिश करती हूँ, चिल्लाना बंद कर दीजिए। ये घर है, अस्तबल नहीं। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये अस्तबल है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि कल मुझे सूद चुकाना जरूरी है कि नहीं। आपको औरतों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं? जी नहीं, मुझे औरतों से बात करने की खूब तमीज है। नहीं, तमीज नहीं है। शरीफ लोग औरतों से इस तरह से बातें नहीं किया करते। उफ, कमाल है। और किस तरह से बात की जाए आप लोगों से? क्या फ्रेंच में? मैडम जे वू प्री वू जे वू प्री। कितना खुश नसीब हूं कि आप मेरा कर्ज वापस नहीं कर रही हैं। ओह, मुझे पार्डन कीजिए, मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है। देखिए, आज मौसम कितना प्यारा है और ये सो के कपड़े आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं मैडम। बेतुकी और बेकार की बातें, बेवकूफी और अक्खड़पन। क्या कहा? बेवकूफी और अक्खड़पन। मुझे औरतों से बात करने की तमीज नहीं। अरे मैडम, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतें देखी हैं जितनी आपने गौरैया भी नहीं देखी होंगी। 3 बार औरतों की वजह से मैंने डुएल लड़ी है। 1 दर्जन औरतों को मैंने छोड़ा, दर्जन में 3 कम, 9 ने मुझे छोड़ा। जी हाँ, था एक जमाना जब मैंने ये बेवकूफियां की है, नरमी से काम लिया है, खुशामदें की है, भैंस के आगे बीन बजाई है, तलवे तक चाटे हैं, प्यार भी किया है और दुख भी झेले हैं। चांद को देखकर ठंडी आहें भरी हैं, उदास हुआ हूं, पिघला हूं, कांपा हूं, बेतहाशा प्यार किया है, पागल भी हुआ हूं। खुदा मुझे समझे, उनकी हर अदा पर नीलकंठ की तरह आवाजें भी निकाली है। औरतों की आजादी का भी तरफदार रहा, भावनाओं में बहकर आधी ज्यादा फूक चुका हूं, मगर अब मैं दूसरा आदमी हूं। अब मुझे कोई औरत बेवकूफ नहीं बना सकती। अरे बहुत हो चुका। ये काली आंखें, मतवाली आंखें, लाल अंगारा होठ, गालों में गड्ढे, चांद तारे, रुकी रुकी सांसें, कानों में बातें हैं। अरे इन पर अब तो मैं फूटी कौड़ी भी निछावर नहीं करने वाला। मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है, मगर दुनिया की हर औरत, छोटी हो या बड़ी, बनावटी, धोखेबाज, गप्पी, मक्कार और झूठी होती है। झूठ तो उनके अंदर कूद कूद कर भरा होता है, घमंडी भी होती है, छोटा दिल रखती है, बेरहम और अक्ल से खाली होती है। लेकिन जहां तक सवाल है इस चीज का, तो माफ कीजिएगा मेरी साफगोई को। पेटीकोट पहने इस फिलोसोफर के मुकाबले गौरैया को 10 अगले नंबर दिए जा सकते हैं। इनको बाहर से देखो तो ये मलमल की तरह नरम, हवा की तरह हल्की, यहां तक कि आदि देवी लगती है। हजारों हथकंडे आते हैं इन्हें, लेकिन कहीं आप इनके अंदर झांक लेंगे तो पता चलेगा कि ये और कुछ नहीं, एक बहुत मामूली मगरमच्छ है, मगरमच्छ। और सबसे ज्यादा गुस्से की बात तो यह है कि ये मगरमच्छ पता नहीं क्यों समझती हैं कि मोहब्बत का नरम नाजुक एहसास इन्हीं का हिस्सा, हक और कारनामा है। जहन्नुम में जाए, चाहे तो आप मुझे इस खूंटी से उल्टा लटका दीजिए, मगर क्या औरत कुत्तों के अलावा किसी और से प्यार करना जानती? उनके लिए आहें भरना और नखरे करना ही मोहब्बत है। अगर मर्द मोहब्बत में दुख झेलता है, कुर्बानियां करता है, तो औरत मोहब्बत में सिर्फ स्कर्ट हिलाना और मर्द पर पकड़ मजबूत करना जानती है। आपकी बदनसीबी है कि आप एक औरत हैं, इसीलिए अच्छी तरह जानती होंगी औरत की असलियत। सच बताइएगा, क्या कभी आपने ऐसी औरत देखी है जो वफादार, ईमानदार, सच्ची और अटल हो? नहीं देखी ना। ईमानदारी और वफादारी तो सिर्फ बूढ़ी और अपाहिज औरतों का हिस्सा है। एक सींग वाली बिल्ली और सफेद खटखोड़वा तो मिल सकते हैं, मगर एक वफादार औरत का मिलना नामुमकिन। माफ कीजिएगा जनाब, आपकी नजर में फिर कौन वफादार और अटल होता है? क्या मर्द? जी हाँ जनाब, सिर्फ मर्द। मर्द और मोहब्बत में वफादार। ना तो मर्द वफादार होते हैं और ना ही कभी बदलने वाले हैं। अब बात जब शुरू हो ही गई है तो सुनिए, उन सारे मर्दों में जिन्हें मैं जानती थी या जानती हूं, मेरे मरहूम शौहर सबसे अच्छे थे। मैं उन्हें दीवानगी की हद तक चाहती थी। अपने पूरे अस्तित्व के साथ एक औरत जिस कदर एक मर्द को चाह सकती है,
मैंने भी उन्हें वैसे ही चाहा। उन पर अपनी जवानी, अपनी दौलत, अपनी खुशी सब कुछ कुर्बान कर दी। उनकी पूजा की एक पुजारन की तरह। मगर क्या हुआ? मर्दों में सबसे अच्छा ये मर्द हर कदम पर बड़ी बेशर्मी से मुझे धोखा देता रहा। इनके मरने के बाद इनकी दराज से औरतों के मोहब्बत भरे खत मिलते थे, और जब जिंदा थे याद करते ही कलेजा मुंह को आता है। मेरी ही आंखों के सामने दूसरी औरतों से फ्लर्ट करते थे, मेरी ही दौलत से जुआ खेलते थे और मेरी ही भावनाओं का मजाक उड़ाया करते थे। मगर इन सब के बावजूद मैं उनसे प्यार करती थी, उनकी वफादार हूं और उन्हीं की हूं। और मैंने कसम खाई है कि ये शौक के कपड़े कबर तक पहनी रहूंगी। सोग के कपड़े। लगता है आप मुझे बिल्कुल ही गधा समझती हैं। यकीन से तो नहीं कह सकता कि क्यों आपने एक काला गिलाफ ओढ़ा हुआ है और क्यों आप अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लिया है, मगर फिर भी ये कहूंगा कि ये बहुत रोमांटिक और रहस्यमय लगता है। अगर कोई फौजी जवान या सरफराज शायर आपकी हवेली के पास से गुजरे और ये बंद खिड़की को देखे और सोचने लगे, यही है वो जगह जहां रहस्यमय तमारा रहती है, जिसने शहर की मोहब्बत में अपने आप को चार दीवार में कैद कर लिया है। खूब समझता हूं आपकी ये चालें। आपकी ये हिम्मत, आप मुझसे इस तरह से बात करें? यही देखिए ना, आपने अपने आप को जिंदा दफन तो कर लिया है, मगर पाउडर लगाना नहीं भूली। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? चिल्लाइए नहीं, मैं आपका मैनेजर नहीं हूं। चोर को चोर कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं। मैं औरत तो हूं नहीं जो घुमा फिरा कर बात करूं। आपको चिल्लाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं नहीं, आप चिल्ला रहे हैं। आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। मेरा कर्ज दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। नहीं चुकाऊंगी आपका कर्ज। जी नहीं, आपको चुकाना पड़ेगा। अब तो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चलो निकलो। देखिए मैडम, ना तो मैं आपका मंगेतर हूं और ना ही शौहर, तो मेरे सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे आप बैठ गए? कहां बैठ गया? मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ से चले जाएं। मेरा कर्ज वापस कर दीजिए। आज मैं बहुत गुस्से में हूं, बहुत ज्यादा। तो आप नहीं जाएंगे? नहीं नहीं ना। अभी बताती हूँ। लूका, लूका, इन साहब को तुरंत बाहर निकालो। जनाब, जब आपसे कहा जा रहा तो क्यों नहीं चले जाते? बेकार की बात। जानता है किससे बात कर रहा है तू? अभी तेरा कटीबत बना दूंगा। मेरा दम घुट रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। पानी। यहाँ से दफा हो जाओ। क्या यही बात आप तमीज से नहीं कह सकती? तुम शैतान हो, जंगली भालू हो, उच्चड हो, राक्षस हो। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा तुम शैतान हो, भालू हो। इस तरह से मेरी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। हाँ करूंगी। क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? आप समझते मैं आपसे डर जाऊंगी? और आप सोचती हैं चूंकि आप एक औरत है तो आपको बेइज्जती करने का हक है। क्या बदला नहीं लूंगा अपनी बेइज्जती का? मैं आपको ललकारता हूं ड्यूएल के लिए। है खुदा, पानी। मुकाबला होगा। और आप समझते हैं कि आपकी बैल जैसी आवाज या बड़े धमकाते हाथों से मैं डर जाऊंगी? यही बात है ना, उज्जड़ कहीं के। मैं किसी को भी अपनी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं ये नहीं देखूंगा कि आप एक औरत हैं, एक कमजोर कौम। भालू, भालू, भालू। आखिर वक्त आ ही गया है उस गलत रिवाज को तोड़ने का कि बेइज्जती करने की कीमत सिर्फ मर्दों को अदा करनी पड़ती थी। मुकाबला होगा, हर बात पर होगा। अरे जानबूझ में जाए, ड्यूएल होगी। पिस्तौल से मुकाबला करना चाहते हैं ना? हाँ अभी। जी हाँ अभी। मेरे शौहर की कई पिस्तौलें रखी हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर एक गोली आपकी खोपड़ी में उतार दूं, शैतान कहीं का। अरे मैं तो उसे चूजे की तरह भून कर रख दूंगा। मैं कोई लौंडा तो हूं नहीं, ना ही भावुक पिल्ला। अरे मुझे तो इस कमजोर कौम से कोई हमदर्दी है ही नहीं। माए बाप, मुझ बुढ़े पर रहम कीजिए, मुझ पर एहसान कीजिए और यहां से चले जाइए। वैसे ही बातों से डरा कर मार डाला है, ऊपर से गोली बंदूक की बातें भी कर रहे हैं। राजी हो गई गोली चलाने पर। यह कहलाती है बराबरी,
स्वाधीनता, अब हुए मर्द और औरत बराबर। अब तो बात रखने के लिए गोली चलाओ। मगर क्या गजब की औरत है। जहन्नुम में जाओ, तुम्हारी खोपड़ी में एक गोली उतारकर बड़ी खुशी होगी। वाह क्या औरत है। गुस्से से लाल चेहरा, आग बरसाती आंखें, चैलेंज मान गई। कसम अपनी जान की, जिंदगी में पहली बार पाला पड़ा है ऐसी औरत से। हुजूर मेहरबानी करके चले जाइए, मैं आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहूंगा। ये है औरत, मान गए उस्ताद, असली औरत। न कमजोर है न मूर्ख, आग है, बारूद है, रॉकेट है। उसे मारकर अफसोस होगा। हुजूर चले जाइए। मैं तो उसे पसंद करने लगा हूं। हाँ, हालांकि गालों पर गड्ढे पड़ते हैं, मगर मुझे अच्छी लगने लगी है। दिल चाहता है कि सारा कर्ज माफ कर दूं। सारा गुस्सा उतर गया मेरा तो। गजब की औरत है। ये लो, ले आई पिस्तौलें। लेकिन इससे पहले कि डुअल हो, तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये पिस्तौलें चलाई कैसे जाती है। मैंने कभी इसे हाथ में नहीं थामा। ए मेरे खुदा, रहम कर, बचाओ। जाओ, जाकर माली और कोचवान को बुला लाओ। जाने कहां से ये आफत हमारे सर आ पड़ी। ए खुदा। देखिए, पिस्तौलें कई तरह की होती हैं। डुएल लड़ने के लिए अलग से होती है, मर्तिमेर मार्का, जिसमें कैप्सूल रखा जाता है। आपकी ये पिस्तौलें स्मिथ वेंसन एक्सट्रैक्टर के साथ 3 तरह से काम करती हैं। बीट से चलती हैं। लाजवाब पिस्तौलें हैं। एक जोड़े की कीमत कम से कम 100 रूबल होगी। पिस्तौल को पकड़ा इस तरह से जाता है। ऐसे? इस तरह से। ये आंखें, औरत क्या है? पटाखा है, पटाखा। ऐसे? हाँ, ऐसे। इस तरह से घोड़ा उठाइए, सामने निशाना बांधिए, सिर को जितना हो सके पीछे, हाँ, हाथ को जितना हो सके आगे खींचिए, दाहिनी आंख बंद कीजिए, हाँ, और इस उंगली से खटके को दबाइए, और बस। समझ गई। कमरे में गोली चलाने में मुश्किल होगी। चलिए, बाद में चलते, आइए। चलिए, मगर पहले से बता देता हूं कि मैं हवा में फायर करूंगा। यही बाकी रह गया था। अब ये क्यों? क्योंकि खैर मेरा अपना मामला है कि क्यों। नहीं जनाब, आप डर गए। अब बात को टालने की कोशिश मत कीजिए। जब तक ये गोली आपकी खोपड़ी में न उतार दूंगी ना, चैन से नहीं बैठूंगी। इस खोपड़ी में, जिससे मुझे सख्त नफरत है। डर गए? हाँ, डर गया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सच सच बताइए, आपने अपना इरादा क्यों बदल लिया? क्योंकि अब मैं बोल दूं क्या? आप मुझे अच्छी लगने लगी। ये कहते हैं मैं इन्हें अच्छी लगने लगी हूँ। वारी हिम्मत, आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं आपको अच्छी लगने लगी हूँ। निकल जाओ। आप अभी भी गुस्से में हैं? देखिए, मैं भी बहुत गुस्से में था, लेकिन बात ये, कैसे कहूं, बात ये है कि देखिए, सच बात तो ये है कि लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? अगर आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं, हाँ,
मैं आपको पसंद करने लगा हूं। सुन रही हैं आप? पसंद ही नहीं, तकरीबन प्यार करने लगा हूं आपसे। चले जाइए वरना गोली चला दूंगी। खुदा, जिंदगी में पहली बार पाला पड़ा है ऐसी औरत से। मैं तो गया काम से, खत्म हो गया हूं। एक चूहे की तरह चूहेदानी में फंस गया हूं। हटते हैं या चलाओ गोली? चलाइए चलाइए चलाइए। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी होगी इन खूबसूरत आंखों से घायल होकर मरने में, इस पिस्तौल से जिसे इतना छोटा और नाजुक हाथ थामे है। जरा सोचिए और अभी फैसला कीजिए, क्योंकि आज मैं चला गया तो फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं एक जमींदार हूं, शरीफ खानदान से हूं, 10,000 रूबल की सालाना आमदनी है, हवा में उछाले सिक्कों पर निशाना लगा सकता हूं, शानदार घोड़ों का मालिक हूं। क्या मैं आपका हाथ मांग सकता हूं? क्या आप मेरी बीवी बनना पसंद करेंगे? पिस्तौल, डुएल। खुदा, मैं पागल हो जाऊंगा एक बेवकूफ की तरह आपसे मोहब्बत करने। मैं आपसे प्यार करता हूं, इतना चाहता हूं जितना आज तक किसी को नहीं चाहा है। 1 दर्जन औरतों को मैंने छोड़ा, दर्जन में 3 कम 9 ने मुझे छोड़ा, मगर उनमें से किसी को मैंने इतना नहीं चाहा जितना आपको चाहता हूं। बहुत कोमल सी भावना जागी है, शरबत की तरह मीठा हो गया हूं। घुटने टेक कर एक बेवकूफ की तरह आपका हाथ मांग रहा हूं। ना कोई शर्म है ना हया। 5 साल से किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ हूं। मोहब्बत ना करने की कसम खाई थी मैंने, मगर एक बम की तरह किसी गैर के घर में आके फट पड़ा हूं। मैं आपका हाथ मांग रहा हूं, हां या नहीं। अगर दिल नहीं चाहता तो और बात है। ठहरिए। कहिए। नहीं नहीं, जाइए जाइए। नहीं नहीं, ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, जाइए जाइए। ठहरिए ठहरिए। काश आप जान पाते कि मैं आपसे कितनी नफरत करती हूँ। उंगलियां दुखने लगी इस कमबख्त से। अरे आप खड़े क्यों हैं? दफा हो जाइए। चलिए चलिए। अलविदा। नहीं, मेरे पास मत आइएगा, दूर रहिएगा। मेरे पास मत आइएगा, दूर रहिएगा। मेरे पास मत आइएगा। नहीं, दूर 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 जाइए जाइए, दूर दूर रहिए। देखिए, जो बड़ा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, एक लौंडे की तरह मोहब्बत कर बैठा हूं। घुटने टेक दिए, यहां तक कि हाथ पैर ठंडे हो गए। मैं आपसे प्यार करता हूं, बड़ी जरूरत थी मुझे इसकी। देखिए, कल सूद की रकम अदा करना है, फसल की कटाई भी होनी है, और आप हैं, मैं खुद को माफ नहीं दूर कर। हटिए, मैं आपसे नफरत करती हूँ। दूर हटिए, दूर हटिए। बाप रे बाप। लूका, किसी से कह दो कि तौबी को आज बिल्कुल भी जई न दी जाए। जी हुजूर। आहार ग्रंथ समूह की प्रस्तुति द बियर एंड मैसेज। बाकी कलाकार यदि पीछे हो, रखा तो चारों ही हैं। आपकी तालियों को क्रम जारी रखिए और कुछ समय और दीजिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आइए आमंत्रित करते हैं इस नाटक की निर्देशिका, वरिष्ठ कवि आदरणीय शोभा चटर्जी। हमारे मध्य विराजमान है हम सबके बहुत आदरणीय विजय शंकर जी, आपसे अनुरोध की मंच पर पधारे। साथ ही आलोक जी और कोलकाता से विशेष रूप से पधारे हुए पार्थो बनर्जी, जो एमपीएसडी में अभी छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप सभी महानुभाव कृपया मंच पर पधारे। और आप लोग आ जाइए। पार्थो जी, आप कृपया मंच पर पधारे। और आलोक जी, मैं आज के नाटक की निर्देशिका शोभा जी से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने ऑन स्टेज कलाकारों से और बैक स्टेज कलाकारों से आप सबका परिचय करवाएं।
सारे बैक स्टेज वाले हमारे साथी हैं। सौरभ, आइए सर, आइए आइए। हाँ, जो जहाँ खड़ा मैं वहीं से शुरू करती हूँ। सौरभ लोधी, म्यूजिक। अखंड शर्मा, शुभम नामदेव, आस्था जोशी, सतीश मलासिया, आशुतोष मिश्रा, पीयूष पांडा, चेतन, अभिषेक और रजत कहाँ हैं? रजत, अभिषेक, अंबुज ठाकुर, पूरा बैक स्टेज अंबुज ने संभाला। और अब आदरणीय पार्थो जी से अनुरोध कृपया शोभा जी को आज की निर्देशकीय ट्रॉफी प्रदान करें। इन क्षणों को आपकी तालियों से गुंजायमान करिए। आदरणीय आलोक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज के नाटक की निर्देशिका हमारी भाभी जी ने उनको बुके प्रदान कराए इस नाटक के लिए। आपकी तालियों का समर्थन इस नाटक के सफल होने की गवाही दे रहा है। अब आदरणीय दोनों महानुभावों से अनुरोध आज के होनहार कलाकारों को अपने हाथों पुष्प भेंट कर उनको आशीर्वाद प्रदान करें। संजय को भी, संजय भाई आ जाए। अरे आओ। संजय जी राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के स्नातक, आप भी एमपीएसडी में अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। शुरू करिए। माफ कीजिएगा, एक वैकेसी आर्टिस्ट को हम बुलाना भूल गए हैं। मेकअप आर्टिस्ट शिवानी जोशी कृपया मंच पर आए। संजय भाई बेटा नीचे आया प्लीज। यहाँ हमारे साथ दिनेश नायक एलबीटी सभागार के कुछ विशेषजन मौजूद है। कृपया आप भी मंच पर आए। आपके सहयोग के बिना नाटक संभव नहीं था। संजय भाई कृपया आप भी सम्मानित करें। एलबीटी के सभी सहयोगी प्रसाद जी, मोंटी और राजा और मोंटी दिनेश भाई भी हमारे बीच आ चुके हैं। सुनो बेटा, संजय और राजू भाई
संजय, राजू भाई स्पेशल मदद, विशेष मदद। दया, दया कहाँ? दया बहुत जल्दी से आ जाए यहाँ पर मंच पर। ये दया का हम दरवाजा तोड़ने नहीं बुला रहे हैं, सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। दया, कल इस नाटक की आखिरी शाम हम देखेंगे सुशील कांत मित्र द्वारा निर्देशित नाटक समंदर का किनारा। आप सबसे अनुरोध, कृपया इसी समय पर इस मंच पर अवश्य पधारें। उस नाटक आयोजन को भरपूर सफलता प्रदान करें। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शपथ।